हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये विजन आयस की पॉलिटी की 365 है, पीटी 365। इसे ख़त्म करेंगे प्रीलिम्स के लिए। 2024 का जो प्रीलिम्स है, सिर्फ हर एक जो भी टॉपिक वाइज चलेंगे और जो भी टॉपिक में सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन वही हम डिस्कस करेंगे। द वीडियो इज़ गोइंग टू बी मोस्टली इन हिंदी, विल ट्राई टू मेक श्योर दैट इट इज़ ऑल्सो बायलिंगुअल इन नेचर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक दे रहा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। देखिए, सबसे पहले ये याद रखना कि पॉलिटी के जितने क्वेश्चंस आएंगे ना पेपर में, ये सारे फंडामेंटल इन नेचर आएंगे। तो एज सच बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो रट के रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो पॉलिटी के सवाल मोस्टली बन जाता है। अब जो ट्रेंड आ रहा है, जिस प्रकार के अब क्वेश्चंस आ रहा है, जो रटना भी होगा इसमें से, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, पहला टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या है, ये कह रहा है वाई एन न्यूज़, क्योंकि केशवानंद भारती जो जजमेंट था उसे 50 साल हो गया। 1973 में जजमेंट आया था, ठीक है, 24 अप्रैल को, सचिन तेंदुलकर के बर्थडे पे। अब आगे है केशवानंद भारती केस क्या था। केशवानंद भारती केस से क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन है वो इवॉल्व हुआ था। मैं अज्यूम करके चलूँगा कि एटलीस्ट बेसिक सारी चीज़ें आपको आती हैं, तो इसलिए सिर्फ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वही पॉइंट्स हम यहाँ पे हाईलाइट करके चलेंगे। अगर कुछ समझाने की ज़रूरत हो तो वो समझा देंगे। तो केशवानंद भारती केस को 50 साल हो गए। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन यहाँ से हमारा इवॉल्व हुआ था। केशवानंद भारती केस किस चीज़ से डील कर रहा था, केरला था। केरला जो स्टेट है वहाँ पे एक लैंड एक्विजिशन का केस था। जो केशवानंद भारती है, इनका बहुत बड़ा मठ था वहाँ पे, तो मठ से रिलेटेड ही वो लैंड एक्विजिशन का केस था, तो उससे रिलेटेड था। तो इट वाज विद रिस्पेक्ट टू द, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ के बीच में था, फंडामेंटल राइट्स के बीच में और द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, इनके बीच में। अब आगे देखता हूँ। अब यहाँ पे क्या था, ये केस क्यों लगाया गया था, ये कह रहे थे वायलेशन हुआ इनके फंडामेंटल राइट्स को। कौन सा, 25 का, 26 का, 31 का। अब ये गूगल कर लेना 25, 26, 31 क्या है वैसे, क्योंकि 25 से फिर आपका लास्ट 31 तक वो शुरू हो जाता है आपके स्पेसिफिकली रिलीजियस राइट्स, माइनॉरिटी के राइट्स हो गए, कल्चरल राइट्स हो गए, ये शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं। ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, इसमें 13 जजेस थे। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में सबसे बड़ी थी। आज सच जो नॉर्मल बेंचेस बैठती है सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें सबसे बड़ी नहीं थी। तो ये आपके लिए होमवर्क है, वैसे पता करके बता देना कौन सी केस में सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। एक हिंट दे देता हूँ, केशव सिंह का केस था 1960s में। उस केस में स्पेसिफिकली द लार्जेस्ट बेंच एवर दैट हैड सैट, आई थिंक इट, वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं था, शायद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का था, यूपी का केस था, एक बार देख लेना। आगे देखते हैं चलो कि आउटकम्स क्या है, कि बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है, पहली चीज़, ठीक है। इसके अलावा क्या है, 1974 में ना सरकार ने एक 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया था। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जैसे 24th हो गया आपका, 25th हो गया, 42nd हो गया, 44th हो गया, या लिख देता हूँ मैं, 42nd हो गया, 44th हो गया, वैसे 86th हो गया, सपोज कर लो 89th हो गया। तो ये सारे जो है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। 85th हो गया आपका, एंटी डिफेक्शन वाला हो गया, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही याद करना। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, ये याद रखना। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सरकार ने क्या किया था, सरकार ने ये किया था कि पार्लियामेंट हैज़ द अल्टीमेट पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो एनी पार्ट मतलब फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकती है, तो ये था। अब जो केशवानंद भारती केस है, इसमें क्या कहा, इस केस के अंदर बेसिकली जजमेंट क्या थी कि यस, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू इवॉल्व एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड इट डजंट वायलेट और चेंज द एसेंशियल फीचर और व्हाट इज़ नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर नाम की एक चीज़ इवॉल्व की गई थी, इसको चेंज नहीं कर सकता पार्लियामेंट, इसके लिए हर चीज़ चेंज कर सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो हम आगे देख लेंगे, अभी इसके फ्लो में चलता है क्या क्या दे रखा है। अब क्या हुआ था, केशवानंद भारती केस के पहले ना, जस्ट उसके पहले 1967 में गोलकनाथ का केस हुआ था। 1967 में गोलकनाथ के केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया था कि नहीं भैया, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम एंड फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी चेंज। मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंट इन नेचर, ये तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया था। बट देन 1973 में वो स्टैंड आपका रिवर्स हो गया था। आगे क्या है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू एज सच इसका कॉन्सेप्ट रहेगा। अब ये क्या है, ये फंडा ना थोड़ा सा रिट्रोस्पेक्टिवली चलता है, मतलब यूजुअली रिट्रोस्पेक्टिवली चलना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हुआ इस केस में, जैसे 24 अप्रैल
और 1973। अब इसके बाद जितने भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वगैरह होंगे, जो भी होंगे, सरकार जो लॉ बनाएगी, दैट विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। बट उसके पहले अगर कुछ बना रखा है, कुछ 9 शेड्यूल में डाल रखा है, तो दैट मे नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। वैसे आर्टिकल 142 के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ द अल्टीमेट पावर कि वो सरकार का कोई भी डिसीजन है उस पर जुडिशियल रिव्यू ले सकती है। ठीक है, आगे क्या है फिर अदर जजमेंट्स में क्या लिखा है? एस सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द 25th and 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्सेप्ट फॉर द पार्ट दैट कर्टेल इट्स पावर टू जुडिशियल रिव्यू एंड असर्टेड प्रियम्बल। कुछ नहीं है इस पूरे में, सार क्या है, एक चीज़ याद रखना है कि प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल कैन ऑल्सो बी अमेंडेड। अब ये जैसे हमने देखा था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से देखा था 3 वर्ड ऐड किए गए थे, कौन कौन से थे? सोशलिस्ट था, सेक्युलर था, इंटीग्रिटी था, ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। तो बेसिक चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अब क्या आगे क्या दे रखा है? अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है? पहली चीज़ तो ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, और ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग इन नेचर। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स के बेसिस पे आगे कुछ ऐड भी कर सकती है। इसका कहीं कोई मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई मेंशन नहीं है इसका। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है आपका बेसिक स्ट्रक्चर का? सिग्निफिकेंस ये है कि पहला तो इट क्रिएट्स लिमिटेड गवर्नमेंट, ये आपने टर्म सुन रखी होगी, गवर्नमेंट। ठीक है, अब यूपीसी क्या कर रहा है? ऐसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा शिफ्ट कर रहा है। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? इट लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है? डीपीएसपी का मतलब क्या है? दीज आर सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच डायरेक्ट्स और गिव्स डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट टू फ्रेम लॉज पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर सर्टेन principal rights that are enjoyed by individuals in India. If these rights are violated, then the citizens of India can go to courts for redressal. कौन कौन से कोर्ट्स जा सकते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, 32 के अंदर, 226 के अंदर। ठीक है, बट फंडामेंटल राइट्स के केस में क्या है? ओरिजिनल राइट किसके पास होती है? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास आप सीधे जा सकते हो। आगे क्या? इट इंश्योर्स दैट इट्स लिविंग डॉक्यूमेंट। स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे थोड़ा सा फोकस करके ना वहीं समझा रहा हूँ मैं, बाकी सब तो वैसे ही कहानी है, वो आपको पता ही है। तो थोड़ा सा टाइम लेके आराम से चीज़ें समझेंगे, एकदम सुपर फास्ट मोड में गाड़ी नहीं चलाएंगे। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब इट कैन कंटिन्यूसली बी इवॉल्व। आप कुछ कुछ ऐड करते जाओगे, कुछ कुछ सब्सट्रैक्ट करते जाओगे बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ लॉ, इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, ये सब चीज़ें। फेडरल स्ट्रक्चर वगैरह इंश्योर करता है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऊपर दिखा देता हूँ एक बार, इन्होंने क्या क्या दे रखा है। देखो सम बेसिक प्रिंसिपल्स दे रखे हैं बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है। देखो अब सिंपल सा फंडा ये है कि पेपर में बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ गया आपका प्रीलिम्स में, और उसके अंदर कोई भी फंडा ऐसा लिखा हो, फेडरलिज्म हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ हो गया, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द पीपल हो गया, सिटीजन्स हो गया, रिपब्लिकन नेचर हो गया, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी ना, तो ये मोस्टली राइट होंगी, ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती होगी। ठीक है, एक बार फिर भी बेसिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा देख लेना क्या क्या आता है। यहाँ देख लेते हैं सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, सबसे पहली चीज़। आगे क्या है? सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, इंश्योरिंग दम। आगे क्या है? वेलफेयर स्टेट इंश्योर करना, ये किस में आता है? आपका डीपीएसपी में आता है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया में किस चीज़ की सुप्रीमेसी है? सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं है, पार्लियामेंट की भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, और जो लोग सरकार को चुन रहे हैं उनकी सुप्रीमेसी है एक तरीके से। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ गवर्नमेंट। रिपब्लिकन मतलब हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द नेशन विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल। फिर आगे सेक्युलर और फेडरल, ये जो कैरेक्टर है ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर दैट एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इंश्योर करना। अब ये जैसे टर्म है ना, ये बहुत ब्रॉड होगी। ठीक है, बट दिस ऑल्सो कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे जुडिशियल रिव्यू, ये इंपॉर्टेंट है। ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि पहला तो भैया ऐसा है कि अब जो भी लॉ सरकार बनाएंगी दैट विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पहली चीज़। दूसरी, द पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द पार्लियामेंट, दैट पावर इज इटसेल्फ लिमिटेड इन नेचर। मतलब पार्लियामेंट हर चीज़ को चेंज नहीं कर सकता, हर चीज़ पे लॉ नहीं बना सकता। उसी के लिए बेसिक स्ट्रक्चर लाया गया है। बेसिक स्ट्रक्चर को हटा के आप किसी भी चीज़ पे लॉ बना दो, और बेसिक स्ट्रक्चर भी एक ऐसी चीज़ होगी दैट विल ऑल्सो कॉन्स्टेंटली कीप ऑन इवॉल्विंग। ठीक है, एक बैलेंस बना के चलना है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में, ये भी है। अब ऊपर क्या है, इन्होंने एक डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम को थोड़ा सा ब्रीफली समझ लो। ये जो केसेस है ना, इन केसेस के थोड़े से नाम याद होने चाहिए।
क्योंकि ये कुछ केसेस हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको समझना है कैसे, वो समझा देता हूँ। 1973 में पता है आपको केशवानंद भारती का जजमेंट आया था, वहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर आपका इवॉल्व हुआ। बेसिक स्ट्रक्चर ये लिख लिया हमने, ठीक है। गोलकनाथ केस हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। 1967 में गोलकनाथ केस आया, इसीलिए 1973 में केशवानंद भारती का केस आया, ये भी याद रखना, ठीक है। क्योंकि गोलकनाथ के केस में क्या हुआ था, गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया आपका फंडामेंटल राइट है ना, दैट इज सुप्रीम, दैट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द गवर्नमेंट, दैट कैन नॉट बी चेंज बाय द गवर्नमेंट। तो इसीलिए मतलब सरकार ने क्या किया, खुन्नस में वापस सुप्रीम कोर्ट में गई, फिर वापस उस चीज़ पे मतलब वापस केसेस हुए, फिर 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ, ठीक है। तो समझ रहे हो, ऐसा ही होता। 1967 यहाँ तक फंडा आ गया समझ में। अब इसके पहले ना 3 केस आए थे अपने। एक ही गोपालन का केस आया था 1950 में, और ये शंकरी प्रसाद का 1951 में, और सज्जन सिंह का केस आया था 1965 में। ये केस को इन डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, बट 3-4 बार देखोगे ना तो एटलीस्ट मतलब आंखों के सामने से ये केसेस चले जाएंगे तो आइडिया रहेगा ये केसेस किस चीज़ से रिलेटेड है। इन तीनों केसेस में ना जो मेन सार था वो ये था कि पार्लियामेंट को सुप्रीम रखा गया था। मतलब पार्लियामेंट हर चीज़ को चेंज कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, इवन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपके सज्जन सिंह के केस जो 1965 में हुआ था, वहाँ तक याद रखना कि सुप्रीमेसी किसकी है, पार्लियामेंट की है। पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकता है, ठीक है। फिर सडन शिफ्ट आता है आपका 1967 में। 1967 में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर सैक्रोसेंट, पार्लियामेंट हर चीज़ चेंज नहीं कर सकती। फिर आपका 1973 वाला फंडा आ गया आपका केशवानंद भारती केस वाला। अब देखो मतलब सरकार ना लॉज किस हिसाब से बनाती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जजमेंट आएगा तो उसके रिटेलिएशन में सरकार क्या करती है, क्या कर सकती है, ये देखो ये आपको बहुत बखूबी इससे पता चलेगा। यहाँ पे जो 1971 लिखा हुआ है ना, अब 1967 में आपका गोलकनाथ का जजमेंट आ गया। अब सरकार को कुछ ना कुछ करना था, तो 1971 में सरकार ने 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाए। पहला तो था आपका 24 और उसके बाद था आपका 25। ये यहाँ लिखे हुए हैं, देखो ये 24 हो गया, ये 25 हो गया। ऐसे कहानी के फॉर्म में चीज़ें जब समझते हो ना तभी याद होती है, नहीं तो सिर्फ अगर ये बॉक्स देखोगे ना पूरा का पूरा बना हुआ है, मतलब पगला जाओगे कि ये इतने केस लिखे हैं, इनको रटना है, कैसे रटना है। थोड़ा सा रिलेशंस मतलब रिलेशंस बना के चलो, जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बीच में समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। देखो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, फिर उसमें सरकार ने क्या बोला, सरकार ने बोला कि भैया ऐसा है, देखो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम करेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम लॉ ही कंसिडर नहीं करेंगे अंडर आर्टिकल 13। तो अगर उसे लॉ ही कंसिडर नहीं करोगे तो उसे नल एंड वॉइड तुम कैसे डिक्लेयर करोगे, समझ गए। मतलब कितना बढ़िया दिमाग लगाया है इन्होंने, सोचो। बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ ही नहीं है, तो ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया था इन्होंने। फिर 25 में कुछ चीज़ें की थी। फॉर एग्जांपल 25 में क्या किया इन्होंने, 25 में बोला कि भैया देखो ऐसा है कि हम लॉ बनाएंगे डीपीएसपी के लिए। तो अगर हम डीपीएसपी को लेकर कोई लॉ बनाते हैं तो वो तो हम लोगों के हित के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए डीपीएसपी आपका फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रिवेल करेगा। ये 25 में बोला इन्होंने, ठीक है। आगे बोला कि ऐसा करते हैं, ये जो जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है ना उसको थोड़ा सा लिमिटेड रखता है। तो आपके आर्टिकल जो 39 है ना उस पर जुडिशल रिव्यू नहीं लगेगा। अब एकदम अंदर ब्रैकेट में जाके करने की ज़रूरत नहीं है, बी क्या सी क्या, ये 50 चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और राइट टू प्रॉपर्टी ये सब इस चीज़ को कटल कर दिया गया था। तो सारी चीज़ें याद नहीं रखनी होती। देखो यहाँ से ये याद रख लो कि जी जो 24th और 25th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, दे आर काइंड ऑफ नेगेटिव इन नेचर, ठीक है। समझ गया ना, मतलब इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ द excess of the powers that the government was conferred upon through these constitutional amendments. तो मोटा मोटा आई थिंक दिस बेसिक स्ट्रक्चर वाला फंडा इज़ क्लियर। इससे अगर और इन डिटेल पढ़ना है तो पॉलिटी की जो किताब है लक्ष्मीकांत उसमें से कर लेना। ऐसे ज़्यादा कंटेंट नहीं है, बट इतना जितना कंटेंट यहाँ भी दे रखा है ना, इससे भी आपके जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं वो बन जाएंगे। तो चलिए एंड करते हैं इसे, ये पहला ही टॉपिक था। ऐसे ही हम ट्राई करते हैं कितने टॉपिक्स हम कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।